गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 14 का रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 14 है डेमोक्रेसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इंडिया को इंडिपेंडेंट मिलने के बाद कैसे डेमोक्रेसी आई, कैसे इलेक्शन हुआ, कौन कौन से गवर्नमेंट आते हैं और क्या क्या काम हुए। आप लोगों को हो सकता है थोड़ा आवाज़ से प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा इस वीडियो के लिए मैनेज कर लीजिएगा। क्या है, अभी हमको थोड़ा ज़बरदस्त तरीके से सर्दी हो गया है और टाइम अभी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों का मार्च में आ गया है टाइम टेबल एग्ज़ाम का। 2 मार्च से आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का रिवीजन में कोई भी दिक्कत हो, है ना। तो हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं जितना भी हम रिवीजन करा सकें। तो इस वीडियो के लिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना ड्यूटी जो है वो पूरे ईमानदारी से करें, और आप लोग भी थोड़ा मोटिवेटेड रहें कि जब जब सर जो है हर कंडीशन में क्लास ले रहे हैं, हम लोगों का रिवीजन करा रहे हैं, तो हम लोगों को भी अपने पढ़ाई के लिए क्या होना है, पूरे ईमानदारी से पढ़ाई करना है। क्या होता है बेटा, हर चीज़ के लिए क्या होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बोलते हैं ना। तो आज अगर कल आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आज आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। आज के नींद को, सुख सुविधाओं को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। रात में लेट तक जग के पढ़ना पड़ेगा, सुबह उठ के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना अच्छा से अच्छा कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। बाकी आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर ही सकते हैं। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन से स्टार्ट करते हैं। जब आप लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बन गया था, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। तो इसके बाद अब हमारे देश में सरकार बननी थी, संविधान तो बन गया था। तो इसके लिए क्या होता है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है। जनरल इलेक्शन मतलब इसी को हम लोग लोकसभा का चुनाव भी बोल सकते हैं या आम चुनाव बोलते हैं। अब ये कब हुआ था, तो 1951 1952 में हुआ था। 1951 में तो स्टार्ट हुआ था और इसको कंप्लीट होते होते 1952 हो गया था। अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे क्योंकि जानते हैं कि इंडिया में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रहा था। इससे पहले क्या क्या हुआ था, राजाओं का रूल हुआ करता था, तो लोगों को इलेक्शन क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, ये कुछ आइडिया नहीं था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इस समय 85%, लगभग 85% लोग क्या थे, इलिटरेट थे, मतलब अनपढ़ थे, जिनको अपना नाम नाम गाँव पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। तो ऐसे लोगों को डेमोक्रेसी बताना, क्या होता है इलेक्शन, क्या होता है वोट डालना, क्योंकि उससे पहले राजा लोग रहते थे, कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता था। तो इनके साथ में बहुत बड़ी समस्या थी। उसके बाद पर्दा सिस्टम चलता था। जो वुमेन्स है, इनको क्या होता था, वोट डालने गए अगर तो वो क्या होते हैं, अपने फेस को क्या है, पर्दा से कवर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर कौन किसके नाम पर वोट डाल रहा है, तो वोटर लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो कई लोग को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता रहता था अपने। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस समय हुआ करते थे। फिर इसके बाद जो रूरल एरियाज है, वहाँ जाकर कैसे इलेक्शन करवाएंगे। तो बहुत सारे जंगलों, पहले फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ट्राइबल एरियाज, तो वहाँ के लोग जो है दूर दूर से क्या करने आते थे, इलेक्शंस में वोट देने आते थे। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। लेकिन फाइनली क्या होता है, 1951-52 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है, मतलब लोकसभा का इलेक्शन होता है। और यहाँ पर लगभग 40% जो जनता है यहाँ पर वोट डालती है। और उसमें जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन के आते हैं वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और ये लगातार 3 बार तक यही प्राइम मिनिस्टर का वोट जो है प्राइम मिनिस्टर बनते आते हैं 3 बार लगातार। कांग्रेस पार्टी जो है वो, कांग्रेस जो पार्टी है उस समय बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। और भी छोटे मोटे पार्टी, जनसंघ और भी कुछ कुछ पार्टियां बन गई थी, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी से ही थे। तो ये 3 बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और अभी तक 17 साल सबसे ज़्यादा यही यही जो है लंबे प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं। इसके बाद फिर क्या हुआ, जब जब कांग्रेस की सरकार बनती है, उसके बाद फिर जमींदारी सिस्टम जो चल रहा था उसको 1956 में इसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जमींदारी सिस्टम को कब अबॉलिश किया गया। तो इसके लिए क्या किया गया था, एक कानून लगाया गया था, एक एक्ट लाया गया था 1956 में। जमींदारी सिस्टम आप लोग जानते हैं कि ये क्या हुआ करता था, कि पहले जो जमींदार लोग हुआ करते थे उनके पास 100-100 200-200 एकड़ की ज़मीन हड़प के बैठे रहते थे। जो पुअर पीजेंट होते थे, गरीब किसान, उनकी, है ना, इनको पैसे देते थे, और जब ये चुका नहीं पाते थे तो उनकी जमीन हड़प लेते थे। इनको बॉन्डेड लेबर्स की तरह, बंधुआ मजदूर की तरह काम कराते थे। तो इसी को सरकार ने क्या कर दिया, जमींदारों से जमीन छीन कर अब इनको वापिस जो है गरीब किसानों में या लैंडलेस लेबर जो है
थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको बांट दिया गया। यही क्या था, अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। कब आया था ये एक्ट? 1956 में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का वो है हिंदू कोड बिल 1952, है ना। ये कब आया था हिंदू कोड बिल? 1952। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ये क्या था हिंदू कोड बिल? बिल आप लोगों को बताए हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, 3 स्टेप बताए थे। कोई भी अगर कानून बनता है तो उसमें सबसे पहले चीज क्या होता है, प्रपोजल होता है। तो ये प्रपोजल क्या होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें नियम कानून, हम लोग ये नियम कानून लाना चाहते हैं, ये नेता या मंत्री के द्वारा लाया जाता है। अब जब इसको सबके सामने में रख दिया जाता है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में, तब उसी को क्या बोलते हैं, बिल। लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देते हैं, तब यही क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ये एक्ट बना है क्या? अभी नहीं बना है। तो ये कहाँ पर रुक गया, बिल में ही रुक गया। अब इस बिल को लाने वाले कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हिंदू कोड बिल को लाने वाले थे। क्या था इसमें? तो इसमें कास्ट सिस्टम जो था, जाति जो व्यवस्था थी, उसको खत्म करने की बात कही गई थी। और जो महिलाएं हैं, वुमेन्स है, इनको इक्वालिटी, इनको समानता देने की बात की गई थी। लेकिन आप लोग जानते हैं कि उस समय हमारा जो समाज था, और अभी भी देखते हैं हम लोग, पुरुष प्रधान समाज है। ज़्यादातर मेल और फीमेल के बीच में इक्वालिटी नहीं देखने के लिए मिलती है हम लोग को, है ना। और कास्ट सिस्टम अभी भी उतना पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है। तो ये तो 80 साल पहले की बात है। तो उस समय लोग जो है कास्ट सिस्टम पर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास रखते थे, और देखते हैं कि इसको कास्ट सिस्टम को खत्म नहीं होने दिया। तो ये कानून नहीं बन पाया, एक्ट नहीं बन पाया। ये उस समय कानून बन जाता तो उस समय आज जो है वुमेन्स की स्थिति कुछ और भी बहुत अच्छी हो सकती थी। और एक कास्ट सिस्टम को लेकर जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, या बहुत सारा क्या होता है, विवाद होता है, ये सब खत्म हो चुका रहता। इसमें क्या क्या बात कही गई थी, आप लोग को 5 पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है। 5 मार्क्स to 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो इसमें देखिए, मेनली ये हिंदुओं के लिए लाया गया था, है ना। तो हिंदू जो दलित थे, जो लोअर कास्ट के थे, और जो वुमेन्स थे, इनके उत्थान के लिए, इनके बेटरमेंट के लिए लाया गया था हिंदू कोड बिल। तो इसमें सबसे पहला बात क्या बोला गया था, हम लोग जानते हैं कि फादर की प्रॉपर्टी में जो, या मुखिया रहता है घर का, तो उसके डेथ के बाद में क्या होता है, बेटे लोग के बीच में इनका प्रॉपर्टी शेयर किया जाता है, जमीन जायदाद है, इन्हें बांट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, जो डॉटर है या जो इसकी वाइफ रहेगी, उसको भी इक्वल शेयर उसमें मिलना चाहिए। तो ये इक्वालिटी की बात हो गई। फिर उसके बाद में कोई भी एक से ज़्यादा दूसरी शादी नहीं कर सकता है, एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता है, जब तक उसकी पहली पत्नी या पति जिंदा है तब तक। तो पहले दो 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 शादी, 3 शादी ऐसे करते थे। बाद में जो वुमेन है, उनको दिक्कत हो जाता था, है ना। जो मान के चलो मैन छोड़ दिया, तो वो अपने बच्चे का निर्वाह कैसे करेगी, कैसे उसका भरण पोषण करेगी। तो ये सब चीज़ को देखते हुए क्या किया गया था, दूसरी मैरिज जो है इसको इलीगल कर दिया गया था, करने की बात की गई थी। उसके बाद मैन और वुमेन्स दोनों को समान अधिकार होंगे डाइवर्स देने के या लेने के, है ना। पहले क्या होता था, मैन जो है छोड़ दिया वुमेन को, अब वुमेन जो है वो तलाकशुदा घूम रही है। तो लेकिन यह वुमेन्स को अधिकार नहीं होता था कि अपने पति को तलाक दे सके। तो यहाँ पर ये दोनों के समान अधिकार को लेकर बात की गई थी। फिर यहाँ पर क्या बोला गया था, इंटर कास्ट मैरिज को लीगली परमिशन देने की बात की गई है। आज हम लोग देखते हैं एक कास्ट दूसरे कास्ट वाले के साथ मैरिज कर रहा है, इसी को बोलते हैं इंटर कास्ट, है ना। जैसे ब्राह्मण हो गया तो वो साहू से शादी कर रहा है, या ओबीसी हो गया ये एससी से शादी कर रहा है, एससी हो गया एसटी से शादी कर रहा है, इसी को बोलते हैं इंटर कास्ट। तो ये उसी समय परमिशन देने की बात की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ताकि कास्ट सिस्टम जो है वो इससे खत्म हो जा सके। लेकिन ये आज भी इसको लीगली परमिशन नहीं दिया गया था। फिर इसके बाद जो एडॉप्शन है, एडॉप्शन मतलब गोद लेना, किसी भी कास्ट के बच्चे को गोद लिया जा सकता है, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। 5 पॉइंट है जो ही हिंदू कोड बिल में महिलाओं और जो दलित है, जो लोअर कास्ट के जो लोग थे, इनके बेटरमेंट के लिए लाया गया था। लेकिन ये पास नहीं हो पाया। पार्लियामेंट के ही बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, इसको विरोध कर दिया, इसीलिए एक बिल बनकर रह गया 1952 में, ये एक्ट नहीं बन पाया। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग। आप लोगों को पहले भी बताया था कि पहले क्या हुआ करता था, किंग का रूल हुआ करता था। तो पहले प्रोविंस हुआ करते थे। प्रोविंस यानी कि जब ब्रिटिशर्स लोग थे, तो कुछ ऐसे स्टेट हुआ करते थे जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, कहीं पर राजाओं का शासन था, और कुछ क्या थे, यूनियन टेरिटरीज थे। तो बाद में क्या किया गया, इंडिपेंडेंट के बाद में यहाँ पर बात आया कि क्यों ना जो है राज्यों को फिर से व्यवस्थित किया जाए, और इसको अलग अलग बांट दिया जाए अच्छे से रूल करने के लिए। तो लोगों ने क्या किया, डिमांड करना स्टार्ट किया। तो सरकार ने एक समिति बनाई। समिति 1948 में बनाई गई थी। क्या नाम था उस समिति का, याद रखना है, एस के धर समिति। एस के धर समिति किसके लिए बनाई गई थी, तो स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। तो यहाँ पर क्या बोला गया,
यहाँ पर लिंग्विस्टिक बेसिस पर यानी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात की गई, तो एस के धर ने क्या कर दिया, इसको साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग भाषा के आधार पर फिर से बांट देंगे तो जैसे पाकिस्तान बना था धर्म के आधार पर, वैसे ही भारत के और भी टुकड़े हो सकते हैं करके। तो एस के धार ने 1948 में क्या कर दिया, मना कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद में क्या होता है, बहुत जगह पर विरोध, इसका जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। फिर 1952 में क्या होता है, 1952 में एक आदमी रहते हैं, एक व्यक्ति रहते हैं, पोट्टी पोट्टी श्री रामलू। ये क्या होते हैं, ये हंगर स्ट्राइक में बैठ जाते हैं, है ना। और भी इनके साथ में बहुत सारे लोग थे भूख हड़ताल में, और इनका 1952 में डेथ हो जाता है। ये कहाँ के रहने वाले थे, आंध्र प्रदेश के। तो ये तेलुगु जो बोलने वाले लोग हैं, इनके लिए अलग से राज्य की मांग कर रहे थे, स्टेट की मांग कर रहे थे। तो सरकार के ऊपर दबाव बनता है, और 1953 में पहला भाषाई आधार पर राज्य, लिंग्विस्टिक बेसिस पर राज्य बनाया गया, किसको, आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। कब बना था, 1953 में। अब इसके बाद फिर बहुत सारे अलग अलग जगह से क्या हो गया, डिमांड होना स्टार्ट हुए कि हमको भी अलग राज्य चाहिए। यहाँ पर मुंबई वाले, पहले ये पूरा बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था, ये मद्रास प्रोविंस हुआ करता था, ये पंजाब प्रोविंस हुआ करता था, ये सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था, ये बंगाल हुआ करता था। तो पहले क्या था, बहुत सारे आज के जो राज्य हैं वो एक में हुआ करते थे, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, ये पहले पूरा एक हुआ करते थे। महाराष्ट्र हो गए, गुजरात हो गए, ये पहले पूरा बॉम्बे प्रोविंस हुआ करते थे। पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, पंजाब, कुछ कुछ पंजाब जो है ये पाकिस्तान में भी है ना। पूरा पंजाब जो है इंडिया में नहीं है। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कुछ पंजाब यहाँ भी चले गया था। फिर वैसे ही यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस था, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हुआ करता था। फिर ये पूरा बंगाल था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये पूरा हुआ करता था। तो ये सब तो स्टेट बाद में बने, उससे पहले ये सब पूरा ऐसे हुआ करते थे। तो फिर देखा गया कि सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन लाया गया, मतलब कि स्टेट को पुनर्गठन करने के लिए, स्टेट को फिर से बनाने के लिए। तो ये 1956 में आता है, ध्यान रखना है। 1948 में इसके धार, और 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस समय क्या होता है, 14 स्टेट बनाए जाते हैं और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए जाते हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, ये सब चीज। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मराठी बोलते थे वहां पर उसको महाराष्ट्र बना दिया गया, गुजराती बोलते थे वहां गुजरात बना दिया गया, आंध्र प्रदेश को, तेलुगु बोलने वाले को अलग ये बना दिया गया था, आंध्र प्रदेश। फिर तमिल बोलने वाले को तमिलनाडु बना दिया गया था, कर्नाटक, कन्नड़ बोलने वाले को कर्नाटक, मलयालम बोलने वाले को केरल, है ना। वैसे ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेट बना दिए गए। इसी को बोला गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। फिर इसके बाद में क्या होता है, हमारे देश में डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, तो डेवलपमेंट करना था हमारे देश के लिए, तो वहाँ पर क्या लाया गया, एक कमीशन बनाया गया, एक समिति बनाई गई। ये कमीशन, समिति, ये सब क्या होता है, ये हमको आगे चलकर क्या करता है, यहाँ पर एक्सपर्ट लोग बैठे रहते हैं, इंटेलिजेंट लोग, ये हमको सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए। तो प्लानिंग कमीशन बनाया गया, योजना आयोग बनाया गया, ये सब आयोग इसी कमीशन को बोलते हैं। तो ये क्या था, हमारे आने वाले 5 साल में, है ना, 5 साल में हमको क्या क्या डेवलपमेंट करने हैं, क्योंकि इंडिया तो इंडिपेंडेंट हो गया था, लेकिन ब्रिटिशर्स हमको लूट लूट पाट के चले गए थे, है ना। तो इंडिया अब को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना था, तो इसके लिए क्या था, हमको डेवलपमेंट की जरूरत थी। तो इसी के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। तो सबसे जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, अब ये हर 5 साल का हमारे पास क्या तैयार करता था, प्लानिंग तैयार करता था। इसीलिए इसको क्या बोला गया, 5 ईयर्स प्लान भी बोला गया, हिंदी में इसी को पंचवर्षीय योजना बोला जाता है। तो इसमें क्या था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया है, ये पूछा जाता है। तो 1951 से लेकर 1955 के बीच में क्या चलता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 5 साल का था। इसीलिए इसमें एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया, आप लोगों को बताया थे, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन की, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो गया, यहाँ पर बहुत सारे डैम्स बनाए गए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप किया गया। तो ये सब एग्रीकल्चर पर मेनली फोकस किया गया, क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री है, जानते हैं आप लोग, मैक्सिमम लोग क्या है, फार्मर्स हैं। फिर इसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान आता है, अगले 5 साल के लिए। फिर क्या होता है, 1956 से 61 के बीच में हम लोग इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करते हैं, मशीनरी पर, हैवी इलेक्ट्रिसिटी पर, है ना, जो मशीन्स है हो गया, इस पे इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बीएसपी वगैरह इसी टाइम में 1959 में जो है ये सेटअप किया गया था, भिलाई स्टील प्लांट, आप लोग जानते होंगे। तो ऐसे इसी को बोला जाता है प्लानिंग कमीशन। ये हम लोगों ने क्या किया था, यूएसएसआर से क्या किया था, कॉपी किया था। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी थी। फॉरेन पॉलिसी मतलब क्या थी, विदेश नीति, और हमारे नेबर्स के साथ में कैसे रिलेशंस थे। तो आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बताया है, डीकोलोनाइजेशन वाले में हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ, जब
वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो दो सुपर पावर बन के आते हैं, एक यूएसए की यूएसएसआर। यूएसए कैपिटलिस्ट विचारधारा को मानता है, यूएसएसआर जो है कम्युनिज्म की फिलॉसफी को मानता है। यूएसए पैसे वाले लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करता है, जबकि यूएसएसआर बोलता है कि वर्कर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, ये जितने भी सब के सब लोग हैं, अमीर गरीब सब बराबर हैं। ये कौन बोलता है? यूएसएसआर। तो अगर हम लोग यूएसए की तरफ जाते तो यूएसएसआर के खिलाफ हो जाते, और अगर यूएसएसआर की तरफ जाते तो यूएसए हमको अपना विरोधी मानने लगता। तो हमने बोला कि हम दोनों साइड नहीं जाएंगे, हम अलग से अपना क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो हमने क्या बना लिया? नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी को बोलते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट। ये हम लोगों ने 1955 में बनाया, और इस समय लगभग जो नए नए कंट्री जितने आज़ाद हुए थे 29 कंट्री, इन लोगों ने इसमें क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब 5 इसके फाउंडिंग मेंबर से बताए थे, याद करो। इंडिया से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद में आप लोगों को बताए थे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से सुकर्णो, याद है क्या आप लोगों को? तो सुकर्णो हो गए। फिर यूगोस्लाविया से बताए थे मार्शल टीटो। उसके बाद में इजिप्ट से बताए थे, इजिप्ट से क्या बताए थे? नासिर बताए थे। और एक बताए थे आप लोगों को घाना से एन क्रुमा, खुरमा ऐसे करके याद रख लेना, बताए थे। घन से मार रहे खुरमा रोटी इतना कड़ा है नहीं टूट रहा है। तो ये 5 जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी तो देख लिया हम लोगों ने कि किसके तरफ जाना है, किसके तरफ। तो हमने बोला कि हम दोनों साइड से रहेंगे, हम लोग क्या करेंगे, गरीब अमीर सबको क्या करेंगे, इक्वल जो है इक्वली मानेंगे, और सबका जो है सबका साथ सबका विकास करके चलेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी थे, है ना, नेबर्स थे, इनके साथ हमारी क्या रिलेशंस थे। तो एक तरफ आप लोग जानते हो, एक तरफ ये क्या है, हमारा चाइना है, ये भी हमारा कट्टर दुश्मन है। और दूसरे तरफ क्या है, हमारा पाकिस्तान, नालायक बेटा पाकिस्तान है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ही ये अलग से राज्य बना था, कश्मीर के ऊपर इसकी निगाहें जम के बैठी रही थी। उसके बाद चाइना जो होता है, चाइना के साथ में हमने 1954 में एक समझौता किया था। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। आप लोग कभी कभी सुनते हो हिंदी चीनी भाई भाई ऐसे करके, हिंदी चीनी भाई भाई ऐसे करके बोला जाता है। वो इसी समय में क्या किया गया था, वो नारा दिया गया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील जो है यहाँ पर साइन किया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील क्या था? पंचशील समझौता बोलते हैं। पंच मतलब क्या हो गया? 5। 5 चीजों पर यहाँ पर आपस में क्या किया गया था, सहमति जताई गई थी। क्यों? ताकि हम लोग शांतिपूर्ण एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रख सकें, ऐसे करके फ्रेंडली रिलेशंस रख सकें करके, इंडिया और चाइना के बीच में। अब इसमें क्या 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 बोला गया था कि हम कभी भी एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, हम एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। ऐसे 5 बिंदुओं पर यहाँ पर क्या हुआ था, 5 पॉइंट्स पर यहाँ पर समझौता हुआ था। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील, है ना। ये ध्यान रखना है, 1954 में आया था। इस समय प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन चाइना जो है बिल्कुल एकदम एक नंबर का धोखेबाज है, आप लोग जानते हो। 1962 में इसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया इंडिया पर, और इस समय इंडिया तैयार नहीं था। तो इस समय क्या हो जाता है, 1962 में इंडो चाइना वार होता है, जिसमें क्या होता है, इंडिया हार जाता है, क्योंकि इंडिया इसके लिए तैयार नहीं था। अब इसके बाद फिर क्या होता है, फिर 1965 में एक वार पाकिस्तान के साथ होता है। इसमें तो पाकिस्तान को बुरी तरीके से हम लोग पटक पटक के धो धो के मारते हैं। तो 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर होता है। पाकिस्तान कभी भी इंडिया के साथ में नहीं जीत सकता, वो जानता है, फिर भी जो है वो नलायक, अपना नलायकपन नहीं छोड़ता है ना। तो 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है। इस समय लाल बहादुर शास्त्री इस समय हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, और इसी समय उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। फिर इसके बाद आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है। तो हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय भाषा, है ना, जैसे राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पशु ऐसे बोलते हैं ना, नेशनल नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल। तो वैसे ही इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है। तो बहुत लोगों को लगता है कि हिंदी जो है इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी क्या है, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब होता है राजकीय भाषा, मतलब जो ऑफिस में काम के लिए यूज़ किया जाता है, ऑफिसेस में बोलचाल की भाषा के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये साउथ इंडिया के जो लोग हैं, इन लोग हिंदी नहीं जानते ज़्यादा, और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने पर। इसीलिए हिंदी को क्या रखा गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं राजकीय भाषा, राजकाज की जो भाषा है उसको। और हाँ, छत्तीसगढ़ी क्या है, तो छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद फिर क्या होता है, हम लोग एंट्री करते हैं इंदिरा गांधी जी के
युग में ये क्या है, इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है या वुमेन प्राइम मिनिस्टर है ना। और इसके बाद इनको क्या बोला जाता है, आयरन लेडी भी बोला जाता है, क्योंकि जैसे हम लोग आयरन मैन किसको बोलते हैं, इंडिया के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं, वैसे ही ये भी बहुत दबंग थी और इन्होंने बहुत ऐसे ऐसे काम किए थे जिनके कारण इनको आयरन वुमेन बोला जाता है। अब इनके टाइम में क्या क्या हुआ था, तो देखिए सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू। उनके बाद में सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जब डेथ हो जाता है तब जो है इंदिरा गांधी जो कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, इनको जो है मतलब ये प्राइम मिनिस्टर बन के आती हैं। अब इन्होंने अपने टाइम में बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए थे जिनको इनके लिए याद रखा जाता है। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया था, प्रीवी पर्स जो थे इसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। अब ये प्रीवी पर्स क्या थे, तो आप लोगों को बताया थे कि सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं इन्होंने क्या किया था, पूरे इंडिया को यूनाइट करने के लिए सब देशों से राजाओं के पास राजाओं को बुलाया था और बोले थे कि आपको हम लोग क्या करेंगे, साम दाम दंड भेद, मतलब उनको प्यार से, है ना, दुत्कार के या पावर दिखा के जैसे तैसे सबको राजी किया था। तो जितने भी राजा थे उनको सरदार पटेल ने बोला था कि हम क्या करेंगे, आपको कुछ पैसे देंगे, कुछ पेंशन देंगे, जिसमें आप लोग अपना राजकाज चला, राजा लोग जो है आराम से रहते रहना ऐसे करके। तो इंदिरा गांधी को लगा कि हम लोग फालतू में राजाओं को पैसा क्यों दे, उनके पास तो वैसे भी पहले बहुत जमा पूंजी है ऐसे करके। तो इसीलिए इस पेंशन को या स्कॉलरशिप जो ऐसे टाइप से समझ सकते हो, इसको खत्म कर दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 14 बैंक जो थे उस समय इसका नेशनलाइजेशन कर दिया। नेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, जो प्राइवेट लोगों का जो संपत्ति है या प्राइवेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसको अगर देश का संपत्ति घोषित कर दिया जाए तो उसी को बोला गया था नेशनलाइजेशन। तो इस समय जो 14 बैंकें थी इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। क्यों किया गया था, ये 1969 में किया गया था, ये ध्यान रखना है। क्यों किया गया था, क्योंकि उस समय जो बैंकों का यूज करते थे वो बड़े बड़े या जो अमीर लोग हैं, जो रिच पीपल्स हैं, इन्हीं लोग कर पाते थे। तो जो गरीब जनता है उन तक बैंकों का जो सुविधा है वो नहीं पहुंच पाता था। तो गरीब जनता तक या कॉमन पीपल तक बैंक पहुंच सके, उनको फायदा मिल सके, इसीलिए उन्होंने नेशनलाइजेशन किया। फिर इन्हीं के टाइम में क्या होता है, बांग्लादेश का वार होता है 1971 में। बांग्लादेश का स्टोरी आप लोग जानते हैं, पहले इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, बांग्लादेश करके कोई देश नहीं था। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 1947 में एक क्या बनता है, वेस्ट पाकिस्तान, और जो आज का बांग्लादेश है वो रहता है ईस्ट पाकिस्तान। फिर क्या होता है, वेस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं उन लोग क्या करते हैं, ईस्ट पाकिस्तान में उतना ध्यान नहीं देते हैं, डेवलपमेंट नहीं करते हैं। तो ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग जो है इससे हमेशा खफा रहते हैं। अब क्या होता है, जब 1970 में क्या होता है, इलेक्शन होता है, तो शेख मुजीबुर रहमान जो कि ईस्ट पाकिस्तान से ये जीत के आ जाते हैं। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान वाले इसको प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तब फिर क्या होता है, यहाँ बहुत प्रोटेस्ट होता है, वेस्ट पाकिस्तान वाले जाके यहाँ पर अटैक कर देते हैं, बहुत लोगों को मारते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर क्या होता है, इंडिया इन लोगों का हेल्प करता है, तो ये इंडिया के ऊपर अटैक कर देते हैं। तब इंडिया को मौका मिल जाता है और पाकिस्तान को 1971 में बुरी तरीके से हरा दिया जाता है। और उस समय यहाँ पर नया देश बना दिया जाता है ईस्ट पाकिस्तान को अलग करके, इसी को क्या बोल देते हैं, बांग्लादेश बोल देते हैं। फिर इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दिया था 1975 में। 1975 में इमरजेंसी मतलब बताए थे आपातकाल, 3 टाइप का इमरजेंसी होता है, याद कीजिए। एक नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी, इसी को प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। उसके बाद एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक इंडिया में नहीं लगा है। तो यहाँ पर क्या हो गया था, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा विद्रोह हो गया था, तो ये इंटरनल सिविल स्ट्रिप के कारण जो है लगाया गया था। इंदिरा गांधी जी क्या था ये डिटेल वीडियो में है, आप लोग बताए गए हैं, देख सकते हैं। आप लोग को इतना ध्यान रखना है, इमरजेंसी लगाया गया था 25 जून 1975, क्योंकि इसको फिर से भी पूरा बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टाइम लेगा, और ये अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। फिर अब यहाँ पर क्या हो गया, इस समय इंदिरा गांधी जी क्या थी, थोड़ा डिक्टेटर का रूल जो है वो अपना रही थी, मतलब पूरा पावर जो है अपने कंट्रोल में लेने का कोशिश कर रही थी। तो बहुत सारे जो स्टेट थे वो चाहते थे कि आप लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बताया है ना, कि पावर एक जगह पर नहीं रहना चाहिए, पावर का क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होते रहना चाहिए, पावर अलग अलग लेवल पर होना चाहिए, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, पंचायत लेवल पर, ऐसे करके। तो यहाँ पर जो सेंटर ज़्यादा पावर रखने लग गया था तो स्टेट वाले अपने
पावर की मांग करने लग गए। तो पंजाब में ऐसा ही कुछ होता है। पंजाब क्या बोलता है कि हमको स्टेट को ज़्यादा ज़्यादा पावर चाहिए। चंडीगढ़ जो आप लोग जानते हो पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है, तो चंडीगढ़ को पूरा पंजाब को ही दे दो, ऐसे करके बोलने लग गए। फिर पंजाब के जो लोग हैं वो ज़्यादा, जो सिख कम्युनिटी है उनको आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, इसकी मांग करने लग गए। जो भाखड़ा नागल जो डैम है उससे पंजाब, उससे जो पानी आता है वो पंजाब को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, ये इनकी मांग थी। अभी क्या होता है, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन सब स्टेट को भी भाखड़ा नागल डैम से क्या होता है, पानी मिलता है। और इसी समय में क्या होता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है 1984 में, इंदिरा गांधी के टाइम में ही। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पंजाब में क्या था, एक शिरोमणि अकाली दल करके एक पॉलिटिकल पार्टी है ना। अब इन लोग, इसके जो लीडर थे उस समय कौन थे, जरनैल सिंह भिंडरावाले। जरनैल सिंह भिंडरावाले और कुछ जो पंजाबी लोग थे, आप लोगों को बताया कि कुछ पंजाब पाकिस्तान में है और कुछ पंजाब जो है इंडिया में है। तो इन लोग क्या चाहते थे, खालिस्तान, एक अलग से देश का मांग करने लग गए। खालिस्तान मतलब जो खालसा पंथ है, जो सिख लोग हैं, इन लोग जैसे पाकिस्तान बना मुस्लिमों के लिए, इंडिया बना हिंदुओं के लिए, ऐसे करके। तो यहाँ पर इन लोग पंजाबियों के लिए, पंजाबी नहीं बोलना चाहिए, सिखों के लिए खालिस्तान करके एक अलग से देश की मांग करते थे। तो इसको मारने के लिए, जरनैल सिंह भिंडरावाले को मारने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। और इसको जो अमृतसर है, अमृतसर, इसके गोल्डन टेम्पल में, स्वर्ण मंदिर में क्या कर दिया गया, इसको मार दिया गया था। इसी को बोला गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब ऐसे ही एक केस कहाँ पर हुआ था, असम में भी एक मूवमेंट हुआ। असम कहाँ पर है आप लोग जानते हो, ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ये हम हमारा असम देख सकते हैं। तो ये असम में कब हुआ था ये मूवमेंट, 1975 में हुआ था। अब असम का प्रॉब्लम क्या था, 1971 में आप लोग को बताएं कि बांग्लादेश बनता है। तो बांग्लादेश में उस समय बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, वॉर जैसा सिचुएशन था। तो बांग्लादेश के लोग निकल कर असम में आ रहे थे, वेस्ट बंगाल से भी लोग असम में आ रहे थे। तो यहाँ पर इनको अपनी आइडेंटिटी का खतरा मंडराने लगा था। जो असम में क्या थे, अपने कल्चर को बचा कर रखना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल लोग हैं, है ना। तो इन लोग अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को, अपने पहचान को, आइडेंटिटी को ये बना कर रखना चाहते थे। दूसरा, इनको जॉब का खतरा मंडराने लग गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टी गार्डन्स है आप लोग जानते हो, चाय के बागान है। तो यहाँ पर इन लोग नौकरी आराम से मिल जाता था। लेकिन अब कौन हो गए, जो वेस्ट बंगाल से या बांग्लादेश से लोग आने लग गए, तो इनका जो अधिकार है ये इनसे छीनने लगा। तो इन लोगों ने सेंटर से, जो केंद्र सरकार है, इससे डिमांड किया कि ये जो लोग आए हैं, बांग्लादेशी जो लोग हैं या बंगाल के लोग आए हैं, इनको आप लोग असम से हटाइए और हमको हमारा अधिकार वापस दिलाइए। इसी को बोला गया असम मूवमेंट। इसी को अब, तो फिर यहाँ पर केंद्र सरकार और यहाँ पर एक स्टूडेंट का यूनियन रहता है, जिसको बोलते हैं आसू। आसू क्या है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। इनके बीच में क्या होता है, समझौता होता है। इसी को बोला जाता है असम अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब क्या होता है, समझौता। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए थे, इंदिरा गांधी जी का डेथ हो जाता है 1984 में। फिर राजीव गांधी, उनके जो बेटे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो इन राजीव गांधी और मतलब केंद्र सरकार और जो और आंसू थे, इनके बीच में समझौता होता है कि आपको जो आपका अधिकार है वो दिया जाएगा, ऐसे करके। फिर इनका पॉलिटिकल पार्टी बनता है इसी आंसू का, असोम घाना परिषद। और ये यहाँ पर राज्य में जीत कर आती है, पार्टी बनाती है। और फिर इनके जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर राजीव गांधी जी जो थे, इनको लगा कि सब जो राज्य है वो अपना अपना डिमांड स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लाने की बात की गई, इन लोग पंचायती राज लेकर आएंगे, ऐसे करके। पंचायती राज मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बताए हैं आप लोगों को, कि सेंटर के पास में कुछ पावर होना चाहिए, कुछ पावर स्टेट के पास में होना चाहिए, और कुछ पावर जो है हमको पंचायत को देना पड़ेगा। इसी में आप लोग को बताए थे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1992 में आया था। इसमें ग्राम पंचायत की बात की गई थी, और इसमें क्या क्या की गई थी, म्युनिसिपालिटी यानी कि नगर पंचायत बनाने की बात की गई थी। ये पावर केंद्र के पास में रहा तो बाकी लोगों को ऐसा लगेगा कि हमको कुछ पावर नहीं है, तो इसीलिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो पंचायती राज एक्ट जो है ये 1986 में आया। तो यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 14 है, इसका रिवीजन होता है। अब इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 15। उससे पहले कुछ चीज़ आप लोग ध्यान रख लेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जो है पूरे वीडियो का, जैसे पूरे चैप्टर्स का एक साथ वीडियो बना देंगे, ऐसे करके। तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए 2-2 3-3 वीडियो को कंपाइल करके एक साथ आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। दूसरी बात, आप लोग को शायद बहुत लोग को नहीं पता होगा कि हम जो है
वो जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, उसके बाद आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाते हैं अपना टाइम निकाल के, है ना। हमारे पास बहुत सारा काम भी रहता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग हमको लगता है कि आप लोगों का पढ़ाई ज़रूरी है, या एसएससी में आप लोग को कोई भी प्रकार का डाउट ना रहे, अच्छे से समझ आए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर ये सब्जेक्ट समझ नहीं आता हम लोग को करके। तो आप लोगों के लिए जो है टाइम निकाल के हम जो है कोशिश करते हैं कि आप लोग के लिए कुछ अच्छा कर सकें ऐसे करके। दूसरी बात कि हम जो है लास्ट ईयर इससे पहले पढ़ाते थे, लेकिन हमको 1 डेढ़ साल हो गया कि स्कूल में हम नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाना छोड़ दिए, तो हमारा जॉब लग गया था। तो इसीलिए क्या होता है, आप लोग थोड़ा-सा इसमें मैनेज कर लिया कीजिए कि हम अपने तरफ से जितना भी करते हैं, कोशिश आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट देने का ही कोशिश करते हैं, ठीक है? तो चलिए अब इसके बाद चैप्टर नंबर 15 का जो है रिवीजन देखते हैं। इसके बाद चैप्टर 15 का रिवीजन करते हैं हम लोग। चैप्टर 15 क्या है? पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में आप लोग पहले ही बहुत कुछ जान चुके हो। तो डेमोक्रेसी आप लोगों को क्या बताए थे? बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डेफिनेशन दिया था कि लोगों का लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। तो जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें क्या होगा, कोई भी राजा का या कोई डिक्टेटर का शासन नहीं होगा। लोग अपने आप में, अब देखो किसी भी देश में बहुत सारे जनता रहते हैं, पॉपुलेशन रहता है, तो सब के सब तो पावर में नहीं आ सकते। तो इनके बिहाफ पे एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, जो कि वहाँ का हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी है। वो क्या करता है, गवर्नमेंट बनाता है और लोगों का रूल इस्टेब्लिश करता है। इसी को बोलते हैं हम लोग डेमोक्रेसी। फिर डेमोक्रेसी के लिए क्या है बताए थे, इलेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो वही इलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में इंडिया के बारे में पढ़ा था। और इस चैप्टर में देखेंगे कि लोगों का डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी है। क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों के द्वारा ही है, जनता के द्वारा ही है, इसीलिए लोगों का उसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें भागीदार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर रिपब्लिक बताए थे। रिपब्लिक मतलब क्या होता है? गणतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र, और रिपब्लिक मतलब होता है गणतंत्र। इसका मतलब क्या होता है? जो हेड ऑफ द नेशन है, हेड ऑफ द नेशन मतलब कि क्या हो गया, जो हमारे देश का जो प्रमुख है। जैसे हमारे देश में हेड कौन होता है? तो प्रेसिडेंट हो गया। तो वैसे ही कहीं कहीं पर जैसे यूके में देखेंगे तो वहाँ का हेड क्या होता है? वहाँ का हेड क्या होता है? राजा या फिर रानी होती है, किंग या क्वीन होते हैं। वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी है, लेकिन तो वहाँ पर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर का तो इलेक्शन होता है। मतलब यूके या ब्रिटेन जो है, वो बोल सकते हैं हम लोग, इंग्लैंड जो है वो क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री तो है पर रिपब्लिक कंट्री नहीं है। रिपब्लिक का मतलब क्या है, जो हेड ऑफ द नेशन है, यानी कि देश का जो प्रमुख है, इसका भी क्या होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो राजा या रानी है उसका इलेक्शन होता है क्या? नहीं होता है। तो हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक कंट्री भी है। तो गणतंत्र आप लोग रिपब्लिक ध्यान रखेंगे। इसके बाद 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 आप लोग को बताए थे कि जब पहले वो वोटिंग हुआ था तो उस समय वोटिंग एज 21 ईयर्स हुआ करता था। अब उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, 18 ईयर्स कर दिया गया था। यही क्या था, 61st नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, संविधान में संशोधन किया गया था 1989। ये दो तीन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। कब आया था, कौन से नंबर का था और उसमें क्या चीज़ था। वैसे ही 73rd और 74th नंबर का बताए थे कि इसमें लोकल गवर्नमेंट जो है वो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत को शामिल किया गया था। इसको भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर इलेक्शंस के बारे में आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है, चुनाव आयोग, वही क्या कराता है, इलेक्शन करवाता है, फ्री और फेयर इलेक्शन कराता है। उसके लिए वो वोटर लिस्ट जारी करता है। वोटर लिस्ट क्या होता है, आप लोगों को बताए थे कि जिसमें जितने भी वोट डालने वाले हैं, मतलब 18 साल के ऊपर जो एलिजिबल जो पर्सन है वो क्या कर सकते हैं वोट डालने के लिए, तो उनका नाम रहता है इस लिस्ट में, इसी को बोलते हैं वोटर लिस्ट। फिर एक चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, नोटा क्या होता है। नोटा का फुल फॉर्म आप लोग पहली बात तो ध्यान रखेंगे, नन ऑफ दी अबो। जैसे आप लोग का ए बी सी डी करके ऑप्शन वाला मल्टीपल चॉइस आंसर रहता है, तो किसी किसी में रहता है नन ऑफ दी अबो, मतलब अगर कोई भी आंसर नहीं है तो हम लोग इसको टिक करते हैं। वैसे ही क्या होता है, जो ईवीएम रहता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतलब जिसमें वोट डालने जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, है ना, उनका नाम रहता है, लास्ट में ऑप्शन रहता है नोटा करके। तो अगर हमको इसमें से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो हम लोग नोटा में वोट करके आ सकते हैं कि हमको इसमें से किसी को भी क्या नहीं करना है, चुनाव में जिताना नहीं है या वोट नहीं देना है, ऐसे करके। फिर इसके बाद जो इलेक्शन होता है उसमें हम
आप लोग रिसेंटली अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा का क्या हुआ है, इलेक्शन हुआ है, तो आप लोग इलेक्शन से भली भांति परिचित हैं, देखें आप लोग। तो इलेक्शन में क्या होता है, जो वोटर्स हैं वो किसको वोट देते हैं, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है, कुछ पैरामीटर है। लोग जो है किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर क्या होते हैं, मतलब जैसे किसी को कर जिताते हैं तो उसके पीछे क्या क्या कारक हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि नेशनल पॉलिसी, जो भी प्राइम मिनिस्टर या जो भी लीडर है वो क्या कर रहा है, कैसी पॉलिसी बना रहा है, कैसी नीतियां बना रहा है, क्या वो देश के हित में है, देश के भलाई में है कि नहीं है। जैसे मोदी जी बहुत सारा चीज़ जैसे बोले थे, जम्मू कश्मीर को क्या करेंगे, इंडिया का जम्मू कश्मीर से क्या करेंगे, 370 हटाएंगे, तो वो हटाए उन्होंने। फिर उसके बाद बहुत सारे जैसे राम मंदिर बनाएंगे बोले थे। तो ऐसे क्या होता है, इन लोगों का क्या होता है, बहुत सारे पॉलिसी होती है कि हम आप लोगों को रोजगार देंगे, देश के लिए ये करेंगे। तो ये सब चीज़ क्या होता है, लोग इससे प्रभावित होते हैं और फिर उस पार्टी को या उस लीडर को क्या करते हैं, वोट देते हैं। वैसे ही दूसरा पॉइंट आता है, ये पूछा जाता है 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन में कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो वोटर्स को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर लोग जो है कास्ट को, रिलीजन को, लैंग्वेज को देखकर भी वोट दे देते हैं कि ये हमारे कास्ट का है तो चलो इसको जिता देते हैं, ये हमारे धर्म का है तो इसको जिता देते हैं, या ये हमारे तरफ हमारे एरिया का पावरफुल पर्सन है, या हमारे कोई रिलेटिव है तो इसको जिता देते हैं। लोग ये नहीं देखते कि ये उस काबिल है कि नहीं है, या हमारे लिए अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो लोग बस जो है इस चीज़ को देखकर भी वोट दे देते हैं। फिर आप लोग इस चीज़ को तो भली भांति गाँव में देखते होंगे, जानते होंगे कि क्या होता है जब चुनाव वगैरह चलता है तो डायरेक्ट पैसे भी बांटे जाते हैं, 100-100 रुपए, 1000 रुपए में लोग अपना वोट बेच के आ जाते हैं। दारू बांटा जा रहा है तो कहीं पर, है ना, अल्कोहल जो है, तो बहुत सारे साड़ियाँ वगैरह बांटा जा रहा है, गिलास, थाली, लोटा, दुनिया भर का जो है, ये यहाँ पर लोगों को लालच देने के लिए क्या होता है कि वो उनको वोट दे, ये सब चीज़ बांटा जाता है। फिर एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इलेक्शन मैनिफेस्टो, इसको बोलते हैं चुनावी घोषणा पत्र। आप लोग के घर में भी देखे होंगे, इलेक्शन के पहले सब पार्टी वाले जो है क्या क्या एक कागज़ जैसे देकर जाते थे। इसमें क्या हो गया, बीजेपी का हो गया, कांग्रेस का हो गया, अलग अलग पार्टी का रहता था। इसमें इसको मैनिफेस्टो बोलते हैं, चुनावी घोषणा पत्र। इसमें क्या होता है, जो पार्टी है वो अपने द्वारा लिखे गए रहता है, अपने शपथ पत्र दिया जाता है, घोषणा करता है कि अगर हम जीत कर गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, तो आपको कौन कौन सी सुविधाएं देंगे। तो जो वुमेन्स है को इतने रुपए पेंशन देंगे, है ना, या किसानों का कर्ज माफी करेंगे, किसानों को इतना बोनस देंगे, बच्चों के लिए ये शिक्षा करेंगे, आत्मानंद खोलेंगे। ऐसे बहुत सारे ये जो जो भी चीज़ होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो इसी चीज़ को देखकर क्या करते हैं, जो जनता है, जो पीपल है, वो क्या करते हैं, इनको वोट देते हैं, ताकि आने वाले टाइम में वो ये काम करेंगे ऐसा करके। फिर टेलीविज़न, सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर, ये सब भी क्या होता है, जिस नेता के बारे में ज़्यादा, जैसे किसी किसी चैनल में देखोगे तो दिन भर मोदी जी के बारे में दिखा रहे हैं, तो किसी चैनल में दिन भर कांग्रेस के बारे में दिखा रहे हैं। ये सब भी क्या होता है, लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है कि किसको जो है वोट देंगे लोग। फिर हमारे देश में देखते हैं तो आप लोगों को बताया था कि 3 टायर्ड मतलब त्रिस्तरीय, 3 लेवल पर क्या है गवर्नमेंट चलती है। इसको हम लोग बताए थे, क्या बताए थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पावर है करके, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट है एक, तो सबसे ऊपर इसको बोलते हैं हम लोग केंद्र सरकार, जो कि दिल्ली में चलता है, पार्लियामेंट हो गया। उसके नीचे जो सब स्टेट में चलता है, स्टेट गवर्नमेंट, जो विधानसभा में चलता है, वो हो गया। फिर सबसे नीचे आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो हमारे देश में क्या होता है, 3 लेवल पर सरकार चलती है, केंद्र लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर। इसी लोकल लेवल पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत। फिर जो वुमेन्स है, इनका रिप्रेजेंटेशन आप लोग को बताया था कि वुमेन्स को इक्वालिटी देने के लिए, या उनका जो पुरुष प्रधान समाज में उनका जो वैल्यू है वो कम हो गया था, तो उसको बचाने के लिए सरकार ने क्या किया है, 33% रिजर्वेशन दिया है वुमेन्स के लिए। ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि वुमेन्स को कितना रिजर्वेशन दिया गया है इलेक्शंस में करके, तो 33%। अब कौन से इलेक्शंस के लिए, तो लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, जो ग्राम पंचायत है या जो म्यूनसिपालिटी है, नगर पंचायत है, इसके इलेक्शन में 33% जो सीट है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेगा। वैसे ही लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो लोकसभा और राज्यसभा है, मतलब जो पार्लियामेंट है, इसके लिए भी अब नियम बना दिया गया है, लेकिन वो अभी लागू नहीं हुआ है ना। इसमें भी 33% वुमेन्स को रिजर्वेशन दिएगा। ये इसी साल 2023 में क्या किया गया था, बनाया गया था। अब एससी जो है, अनुसूचित जो जाति है, इसको भी 84 सीट इसके लिए रिजर्व है लोकसभा में। और जो एसटी है, अनुसूचित जो जनजाति है, इसके लिए क्या किया गया है, 47 सीट क्या किया गया है, लोकसभा में रिजर्व करके रखा गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इस चैप्टर का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है प्रेशर ग्रुप, है ना, दबाव समूह क्या होता है। ये 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा ही पूछा जाता है, तो आप लोग इसके हर एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे।
तो इसमें क्या है, एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाया गया, स्टोरी नहीं है, एक्चुअल का घटना है, किटिको हचिको सत्याग्रह, है ना। अब नाम थोड़ा सा अटपटा सा है, इसका मतलब क्या था, ये कर्नाटका में चला था एक सत्याग्रह, है ना, सत्य से आग्रह किया गया था, मतलब यहाँ पर कोई वायलेंस नहीं किया गया था। अब हुआ क्या था कि कर्नाटक में कर्नाटका गवर्नमेंट ने, कर्नाटक राज्य सरकार ने क्या किया गया था, 30,000 जो हेक्टेयर एक भूमि था, है ना, जमीन का टुकड़ा था, इसको क्या कर दिया गया था, एक एक कंपनी था, क्या नाम था, केपीएल, इस कर्नाटका पल्पवुड लिमिटेड, ये क्या करता था, ये पेपर बनाता था। अब पेपर कैसे बनता है आप लोग जानते हो कि पेड़ को काट कर उसको पहले लुगदी बनाया जाता है, पल्प बनाया जाता है, फिर उसी से पेपर बनाया जाता है। तो 30,000 हेक्टेयर में ये क्या करता, यूकेलिप्टस का ट्री लगाने वाला था, और 40 साल के लिए इसको किराए पर, लीज पर दे दिया गया था। उसके बाद 40 साल के बाद ये उसको पेड़ को काटता, उसका कागज बनाता, और जितना फायदा होता उससे राज्य सरकार को कुछ पैसे दे देता वो। लेकिन यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग थे, वो यहाँ पर क्या करते थे, अपना चारागाह चलाते थे, है ना, जो ग्रेजिंग करते थे एनिमल्स को वहाँ पर, और ये मतलब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट गए। क्यों विरोध किया, कि ये तो अच्छी बात थी कि यूकेलिप्टस का ट्री लगा रहे थे, लेकिन यूकेलिप्टस का जो ट्री होता है उसको लगाने के बाद जो है वो जमीन बंजर हो जाती है, बैरन, फिर वहां पर कोई उपजाऊ नहीं उगाया जा सकता है। तो लोग यहाँ पर बोले कि क्या करो, किटिको मतलब इसको उखाड़ के फेंको, और हचिको मतलब इसके जगह दूसरा जो फ्रूट वाला प्लांट है, मैंगो हो गया, जामुन हो गया, नीम हो गया, और दूसरे प्लांट लगाएंगे हम लोग। तो इसी को किटिको हचिको मूवमेंट बोला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार को आदेश दिया, और फिर फाइनली ये जो है केपीएल है, इस कंपनी को यहाँ पर ये छोड़कर भागना पड़ा। तो हमने क्या देखा कि ये जो लोग थे, यहाँ के जो लोग थे, लोकल पीपल, इन लोगों ने क्या किया, प्रेशर ग्रुप की तरह काम किया, मतलब सरकार पर दबाव बनाया, दबाव समूह, है ना। अब सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल अभी आप लोग 2-4 दिन में देख सकते हो, जो ट्रक वाले हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, इनका क्या होता है, यूनियन होता है, संगठन, आगे बताएंगे। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, है ना, कि हम लोग ट्रक नहीं चलाएंगे ऐसे करके। क्यों, क्योंकि सरकार ने अभी एक ऐसा कानून लाया था जिसमें क्या होता है, पहले ट्रक वाले अगर ट्रक वाले से किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो उसका डेथ हो गया, तो ट्रक वाले को केवल 2 साल का सजा देता था, तो इसके 2 साल का सजा मिलता था। अब यहाँ पर सरकार ने इसको क्या किया, थोड़ा सख्त बनाने के लिए क्या किया, इसको 10 साल का सजा कर दिया, और 7 लाख 5 लाख इतना क्या कर दिया, जुर्माना लगा दिया ट्रक वाले ऊपर, या कोई भी जो ड्राइवर है उसके द्वारा अगर डेथ होता है तो। लेकिन आए दिन अब देखते हैं, हमेशा तो ट्रक ड्राइवर का गलती नहीं होता है। तो और ट्रक ड्राइवर का जो मुश्किल से 10,000 15,000 महीने कमाता है, वो इतने पैसे की पेनाल्टी कहाँ से देगा, है ना। तो ये सब को लेकर लोगों ने हड़ताल कर दिया, पेट्रोल बंद है। क्यों कर रहे हैं हड़ताल, क्योंकि जो कानून है, जो नियम आया है, जो एक्ट आया है, उसको चेंज करने के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, जो हड़ताल कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर, ये सब प्रेशर बना रहे हैं सरकार के ऊपर, इसी को बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। तो प्रेशर ग्रुप क्या होता है, जो सरकार की पॉलिसीज का, जो प्रोजेक्ट का, या जो नियम कानून बनाया है उसका क्या करता है, वो उसको प्रभावित करता है, और लोगों के भलाई के लिए, या अपना दूसरा पॉइंट क्या है कि इनका एक कॉमन डिमांड होता है, कि सब लोग जो है वो एक ही मांग के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे इन लोग ये कानून हटाओ ऐसे करके मांग कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया था कि इस कंपनी को हटाने की बात की गई थी। तो ये सबका कॉमन एक डिमांड होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग 10 ठोक डिमांड होगा, ये सबका कॉमन डिमांड होता है। फिर ये पावर में नहीं आना चाहते हैं, यानी कि ये क्या है, इनका डिमांड पूरा हो गया, और ये फिर अपना जो है हड़ताल छोड़ देते हैं, है ना। तो इसका क्या होता है, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, अपना डिमांड पूरा करवाना होता है, इनको कोई भी पावर में आके सरकार नहीं चलाना है। फिर ये अपने मांगों को रखने के लिए अलग अलग क्या करते हैं, मेथड का यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहीं मीटिंग हो गया, तो कहीं डेमोस्ट्रेशन मतलब धरना प्रदर्शन, ज़्यादातर यही किया जाता है, जो चक्का जाम वगैरह कर देते हैं। वर्कशॉप आयोजित किया जाता है, तो ड्रामा के माध्यम से, लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। तो ये सब क्या होता है, प्रेशर रूप होता है, जो सरकार के ऊपर दबाव बनाता है कि वो उनकी मांगों को पूरा करे। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप में क्या अंतर है। तो पॉलिटिकल पार्टी बताया था, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, और भी बहुत सारे पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब का एम क्या रहता है, ये पावर में आना चाहते हैं और सरकार बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन प्रेशर ग्रुप क्या सरकार बनाना चाहते हैं, क्या पावर में आना चाहते हैं, क्या नहीं आना चाहते। तो यही मेन डिफरेंस है, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आना चाहती है, गवर्नमेंट बनाना चाहती है, जबकि प्रेशर ग्रुप ऐसा नहीं करती, वो पावर में नहीं आना चाहती है ना, गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहती। इनका कॉमन मांग रहता है, वो जो पूरा हो जाता है तो प्रेशर ग्रुप अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। फिर ट्रेड यूनियन, अभी इसी के बारे में बता रहे थे कि यूनियन मतलब क्या होता है, संघ या संगठन। तो जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, ये क्या होते हैं,
जो वर्कर्स हैं, है ना, जो कर्मचारी हैं, उनके राइट्स के लिए, उनके अधिकार के लिए और वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए क्या करते हैं, ये संगठन बना के रखते हैं कि बोलते हैं ना, यूनिटी, एकता में ही शक्ति है, यूनिटी इज पावर, ऐसे करके। तो जब सब लोग एक साथ आ जाते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर सब लोग एक साथ आ गए, ट्रक चलाने से मना कर दिए, तो अब लोगों का बात सुना जाएगा ना, अकेले अकेले बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। तो ऐसे ही इन लोगों का संगठन है, तो लोग कितने, है ना, लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिल रही कि नहीं है, लोगों को जो उनके काम के हिसाब से उनको वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उनके अधिकार को लेकर जो है ये सब मांग करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे यूनियंस हैं, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये याद रखना है 1920 में कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऐसे बहुत सारे ट्रक वालों का हो गया, बिजनेसमैन का हो गया, या बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो, जैसे मेडिकल काउंसिल हो गया, डॉक्टर लोगों का रहता है, टीचर्स फेडरेशन टीचर्स लोगों का रहता है, जो प्रोफेशनल है ना, जो व्यावसायिक है, उनके लिए भी होता है। तो पोस्ट टेलीग्राफ यूनियन हो गया, है ना। वैसे ही जो कास्ट और रिलीजियस ग्रुप है, शिरोमणि अकाली दल बताए थे, है ना, भिंडरा वाले जो बताए थे ना, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था पंजाब में, तो वो भी क्या होता है, रिलीजियस ग्रुप भी प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है कभी कभी अपनी मांगों को मंगवाने के लिए। फिर जो वुमेन्स है, वुमेन्स के राइट्स के लिए, वुमेन के, महिला के अधिकारों के लिए, इक्वालिटी के लिए क्या होता है, ये भी सरकार के ऊपर दबाव बनाती है, जिसमें 33% आरक्षण दिया गया था, जैसे मांग किए तो। फिर जो सोशल मीडिया है, इससे भी क्या होता है, सरकार काफ़ी हद तक, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो लोग जो है क्या करते हैं, ट्विटर पर अपने मांगों को रखते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो इससे भी क्या होता है, सोशल मीडिया से सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों चैप्टर नंबर 14 और 15 जो है, उसमें क्लियरिटी आई होगी। अब एक चीज़ है कि कई लोग पूछते हैं कि सर जो है, आप लोगों का जो वीडियो है, बाकी वीडियोस नहीं मिलता है ऐसे करके। तो आप लोगों को बताया है कि जोशी सर विजन, ये हमारे चैनल का नाम है, जोशी सर विजन। इसको पहले क्या करेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे। इसमें जब इस चैनल में जाएंगे तो इसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। प्लेलिस्ट में क्या है, सब क्लासेस का अलग से 3-4 प्लेलिस्ट बना है, 8th का, 9th का, 10th का, ऐसे। तो 10th वाला जो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें लगभग 38-39 के करीब वीडियो अपलोडेड है। तो उसमें चैप्टर 1, 2, 3 ऐसे करके लेकर पूरे 21 चैप्टर्स का सेपरेट वीडियो है। और जो रिवीजन वाला वीडियो है, ये भी आप लोगों को यहीं से मिल जाएगा, जितना भी अभी तक चैप्टर नंबर 14 और 15 तक कराए हैं उसको। तो यहाँ से आप लोग जा सकते हैं। और लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम जा रहे हैं, हमारा तबीयत थोड़ा सा अभी अच्छा नहीं है, हम क्लास उतना अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का पढ़ाई ना रुके, क्योंकि एग्ज़ाम पास है और इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तबीयत का क्या है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। बस हम चाहते हैं कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है, जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उस दिन ये नहीं लगना चाहिए कि जो है, हम लोग और अच्छे से रिवीजन कर लेते और अच्छे से पढ़ाई कर लेते तो आज हम लोग का रिज़ल्ट अच्छा आता। तो ये चीज़ महसूस नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे से रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।